तो नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे मुंबई पठानकोट आतंकी हमले पर भारत के साथ आया अमेरिका। पाकिस्तान को जमकर लगाई डांट और कह दिया ये करने को। साथ ही साथ आपको बताएंगे चीन के साथ नजदीकियों को लेकर मौजूद सरकार पर बरसे पूर्व राष्ट्रपति। भारतीय पर्यटकों की कमी चिंताजनक जैसा दिया बयान और कहा कि आगे आने वाले समय में अपने आप मुइजू की सरकार बंद कर देगी। भारत विरोधी बयानबाजी बताएंगे नसीद ने ऐसा क्यों कहा दोस्तों। साथ ही साथ आपको बताएंगे नौकरी का झांसा देकर भारतीयों के साथ ठगी वाले मामले में भारत की विदेश मंत्रालय ने बहुत बड़ा कदम उठाया है दोस्तों, रशिया में फंसे भारतीयों को लेकर। साथ ही साथ फारूक अब्दुल्ला का 370 पर फिर एक बार बयान। सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का और भारतीय सेना का जमकर समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां मुंबई पठानकोट आतंकी हमले पर भारत के साथ आया अमेरिका। पाकिस्तान को जमकर लगाई डांट। जी हां, भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान से 26/11 मुंबई और पठानकोट आतंकवादी हमलों के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने का आह्वान किया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा कि दोनों देशों ने 5 मार्च को वॉशिंगटन डीसी में यूएस इंडिया काउंटर टेररिज्म ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की 20वीं बैठक और 6वीं डेजिग्नेशन डायलॉग की बैठक में इन दोनों आतंकवादी हमलों की चर्चा की। अमेरिकी विदेश विभाग में आतंकवाद विरोधी समन्वयक राजदूत एलिजाबेथ रिचर्ड और भारतीय विदेश मंत्रालय में आतंकवाद विरोधी संयुक्त सचिव राजदूत कैडी देवल ने अपने अपने अंतर एजेंसी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। जी हां, अमेरिका और भारत ने सभी आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का भी आह्वान किया है, जिनमें जितने भी आतंकवादी ग्रुप हैं दोस्तों, जैसे लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद, सबको शामिल किया है और पाकिस्तान पर जमकर चढ़ते हुए बयानबाजी की है दोस्तों। और सही से पाकिस्तान को डांट लगाया है अमेरिका और भारत ने एक साथ मिल करके। जी हां, नेक्स्ट खबर आपको बता दें, भारतीय पर्यटकों की कमी चिंताजनक। चीन के साथ नजदीकियों को लेकर मौजूद सरकार पर बरसे पूर्व राष्ट्रपति नशीद। कहा मालदीव के लोगों को खेद है, मौजूद सरकार जल्द बंद कर देगी। भारत विरोधी बयानबाजी। जी हां दोस्तों, मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने मौजूद सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चीन समर्थक नेता मोहम्मद मुइजू के नेतृत्व वाली मालदीव सरकार जल्द ही व्यवस्थित हो जाएगी और इसकी विदेशी नीतियां और भारत के साथ संबंध हमेशा की तरह सामान्य हो जाएंगे। थोड़ा समय लगेगा। नशीद इस समय भारत में है और गुरुवार रात पीएम मोदी से मुलाकात की। उन्होंने भारतीयों के बॉयकॉट मालदीव अभियान के प्रभाव के बारे में भी चिंताएं व्यक्त की। ये बहिष्कार मालदीव के कुछ सांसदों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद शुरू किया गया था, जब वो लक्षद्वीप के दौरे पर थे। मोहम्मद नशीद ने मालदीव पर बहिष्कार के प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसने मालदीव पर बहुत प्रभाव डाला है और मैं वास्तव में यहाँ भारत में हूँ, मैं इसके बारे में बहुत चिंतित हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मालदीव के लोग क्षमा चाहते हैं, हमें खेद है कि ऐसा हुआ। हम चाहते हैं कि भारतीय लोग अपनी छुट्टियों पर मालदीव आएं और हमारे आतिथ्य में कोई बदलाव नहीं होगा। जी हाँ, ऐसे में इनका क्लियर कहना है कि मौजूद सरकार जल्द बंद कर देगी भारत विरोधी बयानबाजी। जब अकल आएगी कि भारत क्या था मालदीव के लिए, जो कोई और देश नहीं बन सकता। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दें, मालदीव ने फिर दिखाई झूठी अकड़, भारत के हेलीकॉप्टर और क्रू पर किया बयानबाजी, बताया अपना। जी हाँ, मालदीव ने गुरुवार को कहा कि भारत के हेलीकॉप्टर और उसके क्रू पर उसका परिचालन अधिकार होगा। मालदीव के डिफेंस फोर्सेस के प्रमुख ने इसी के साथ ही ये भी कहा है कि मालदीव से भारतीय सैनिकों की पूरी तरह से वापसी को लेकर बातचीत चल रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के योजना नीति और संसाधन प्रबंधन के प्रधान निदेशक कर्नल अहमद मजूथाबा मोहम्मद ने कहा कि मालदीव से भारतीय सैनिकों को वापस लेने के लिए चर्चा चल रही है। अगली खबर आपको बता दें, नौकरी का झांसा देकर भारतीयों के साथ ठगी, यूक्रेन के खिलाफ रशिया के साथ युद्ध लड़ने पर किया मजबूर, रिहाई की मांग। जी हां, रशिया में काम करने जाने वाले भारतीयों के साथ बड़ी धोखाधड़ी हुई है। काम करने वालों के साथ अच्छी सैलरी पर नौकरी का झांसा देकर ठगी की गई। विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि कई भारतीयों को रूसी सेना के साथ काम करने के लिए धोखा दिया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी शीघ्र रिहाई के लिए रूसी अधिकारियों के साथ इस मामले को दृढ़ता से उठाया है। बताया जा रहा है कि लगभग 2 दर्जन भारतीयों को एजेंटों द्वारा उच्च सैलरी नौकरी का झांसा देकर बरगलाया गया था। उन्हें बहलाकर यूक्रेन के खिलाफ रूसी युद्ध लड़ने के लिए मजबूर किया गया था। उनमें से एक लोग की संघर्ष क्षेत्र में हत्या कर दी गई थी। यानी कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 2 टूक कहते हुए कहा कि रशिया में फंसे भारतीयों को लेकर हम गंभीर हैं, धोखेबाजों को बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे। जी हाँ, रणधीर जायसवाल ने कहा कि झूठा वादा कर भर्ती करने वाले एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हम रूसी सेना में सहायक स्टाफ के रूप में काम कर रहे अपने नागरिकों की शीघ्र रिहाई और उनके घर लौटने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि लगभग
20 लोगों ने हमसे संपर्क किया है और हम इनका पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम रूस के अधिकारियों के संपर्क में हैं। अगली खबर आपको बता दें, एलएसी पर भारतीय सैनिकों की तैनाती देख शांति शांति चिल्लाया चाइना, आखिर ड्रैगन को क्यों लग गई मिर्ची बता दें। चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सैनिकों की बढ़ी हुई तैनाती पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने शुक्रवार को कहा कि चीन के साथ सीमा पर सैन्य तैनाती को मजबूत करने का भारत का कदम स्थिति को सामान्य करने के दोनों देशों के प्रयासों के लिए प्रतिकूल है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कदम सीमा और सीमावर्ती क्षेत्रों की शांति और शांति की रक्षा के लिए अनुकूल नहीं है। दरअसल कुछ दिनों पहले ऐसी खबर आई थी कि भारत ने चीन के साथ सीमा पर 10,000 नए सैनिकों को तैनात किया है। दरअसल हाल ही में खबर आई थी कि भारतीय सेना ने पश्चिमी सीमा पर तैनात 10,000 सैनिकों की एक यूनिट को चीन के साथ लगती सीमा पर तैनात किया है और ये तैनाती एक विशेष हिस्से की रक्षा के लिए की गई है। इसके अलावा पहले से तैनात 9,000 सैनिकों की एक मौजूद यूनिट नई स्थापित लड़ाकू कमान का हिस्सा होगी। ये कमान तिब्बत से लगे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगी। इससे न केवल सीमा पर भारत की पकड़ मजबूत हुई है बल्कि चीन के ऊपर दबाव भी बढ़ेगा। जी हाँ, अब ऐसे में चीन शांति शांति की दुहाई देने लगा। दोस्तों, जब देखा कि भारत सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है, इसका मतलब अब भारत से भिड़ना फायदे का सौदा नहीं होगा। तो दोस्तों, शांति शांति चिल्लाने लगा पाकिस्तान। नेक्स्ट खबर बता दें, पीएम मोदी की नया कश्मीर वाली टिप्पणी पर फारूक अब्दुल्ला कहा, अगर अनुच्छेद 370 इतना ही बुरा होता तो जम्मू कश्मीर ने कभी प्रगति कैसे की। जी हाँ, बता दें हर बार की तरह दोस्तों 370 पर फारूक अब्दुल्ला फिर बौखलाते नजर आए हैं, नाराज नजर आए हैं। बता दें जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पीएम मोदी के नया कश्मीर वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। फारूक ने कहा कि अगर अनुच्छेद 370 इतना ही बुरा था तो जम्मू कश्मीर ने कभी प्रगति कैसे की। फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल की टिप्पणी पर निशाना साधा, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि आर्टिकल 370 ने केवल जम्मू कश्मीर में वंशवादी शासन को बढ़ावा देने में मदद की थी। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार पीएम मोदी गुरुवार को श्रीनगर पहुंचे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए नया जम्मू कश्मीर शब्द का इस्तेमाल किया था। जी हाँ, अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा वापस ले लिया गया था और इसे 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया था। पीएम मोदी की टिप्पणी पर फारूक अब्दुल्ला ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर 370 इतना ही बुरा था तो मैं चाहूंगा कि पीएम राज्यसभा में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद का भाषण सुने, जिसमें उन्होंने गुजरात और जम्मू कश्मीर की तुलना की थी। गुजरात की तुलना में इस राज्य यानी जम्मू कश्मीर ने कितनी प्रगति की है ये आंकड़ों के साथ साबित हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव हार गया क्योंकि लोगों ने मुझे खारिज कर दिया, तो वंशवादी शासन कहाँ है। आजादी के बाद से भारत में कोई वंशवादी शासन नहीं रहा है। नेक्स्ट खबर बता दें, नेपाल में पीएम प्रचंड ने भारत विरोधी ओली से मिलाया हाथ, क्या बदलेगी मोदी सरकार की विदेश नीति। बता दें नेपाल के प्रति भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं होगा, ऐसा पड़ोसी देश में सियासी उठापटक पर राजदूत का बयान। दरअसल नेपाल में एक बड़े राजनीतिक उठापटक के बीच प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की पार्टी सीपीएन माओवादी ने केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल के साथ गठबंधन किया है। इससे भारत समर्थन नेपाली कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कुछ दिनों पहले तक नेपाली कांग्रेस केपी शर्मा ओली की सरकार में शामिल थी। इस घटनाक्रम के बाद नेपाल में ऐसी अटकलें थी कि भारत नेपाली कांग्रेस और सीपीएन यानी माओवादी सेंटर के बीच गठबंधन के बीच विघटन से खुश नहीं है। लेकिन नेपाल में भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने यह स्पष्ट कर दिया कि नेपाल के प्रति भारत की नीति अपरिवर्तित रहेगी। राजदूत नवीन श्रीवास्तव का ये बयान प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल द्वारा अपने मंत्रिमंडल के पुनर्गठन और सीपीएन यूएमएल उनकी पार्टी सीपीएन और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से नए मंत्रियों को शामिल करने के एक दिन बाद आया है। जी हाँ, भारत ने शुक्रवार को नेपाल को आश्वासन दिया है कि नेपाली कांग्रेस और सीपीएन के बीच गठबंधन टूटने और नई सरकार के गठन के बाद हिमालय राष्ट्र के प्रति उसकी नीति अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट खबर बता दें, चीन में मस्जिद बनाने से पहले लेनी होगी इजाजत, मुसलमानों के लिए जिनपिंग सरकार के तुगल किया फरमान। जी हाँ, चीन के पश्चिमी शिनजियांग प्रांत में धर्म के नाम पर चीनी सरकार कड़ा एक्शन लेने वाली है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में ये नियम सबसे सख्त होंगे। शिनजियांग में धर्म को नियंत्रित करने की राह चाहत में एक जबरदस्त प्लान बनाया गया है। इसका सीधा असर चीन में रहने वाले उइगर, कजाक, किर्गिज और हुई जैसे मुस्लिम जातीय समूहों पर पड़ेगा। इस नियम के तहत चीन में कोई भी नई मस्जिदों, चर्चों और अन्य धार्मिक इमारतों को बनाने या उसे मरम्मत करने से पहले शिनजियांग के क्षेत्रीय अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ेगी। किसी भी धार्मिक आयोजन को करने या कराने से पहले कम 1 महीने पहले स्थानीय सरकार से इसकी भी अनुमति लेनी पड़ेगी। धर्म से जुड़ा कोई भी कंटेंट ऑनलाइन पोस्ट करने से पहले आप उसे रिव्यू करवाएंगे, जिसे क्षेत्रीय सरकार की तरफ से जांचा जाएगा। जी हाँ, अगली खबर आपको बता दें, जहां सुरक्षा बलों ने सेना के जूनियर कमीशन अधिकारी को बचाया, असामाजिक तत्वों ने कर लिया था अपहरण। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर के थौबल जिले में सुरक्षा बलों ने भारतीय सेना के जूनियर कमीशन अधिकारी को बचा लिया है। जेसीओ का कुछ असामाजिक तत्वों ने शुक्रवार
शुक्रवार की सुबह उनके घर से अपहरण कर लिया था। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जेसीओ की पहचान चरंगपत ममांग लेईकाई निवासी कौनसम खेड़ा सिंह के रूप में हुई है। कौनसम खेड़ा सिंह शुक्रवार को छुट्टी पर थे। कुछ लोग सुबह 9 बजे उनके घर में घुस गए और उन्हें एक वाहन में ले गए थे। अधिकारियों ने बताया था कि अपहरण क्यों किया गया है, इसकी वजह का पता नहीं चल पाया, लेकिन पहली नजर में ये मामला जबरन वसूली का लग रहा है। सेना के अधिकारी के परिजनों पहले इस तरह की धमकियां मिल चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट खबर आपको बता दें, इमरान समर्थित उम्मीदवार ने की राष्ट्रपति चुनाव स्थगित करने की मांग। ईसीपी को लिखे पत्र में दी ये दलील। जी हाँ, पाकिस्तान में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव को लेकर सियासत जारी है। इस बीच देश के पूर्व पीएम इमरान खान द्वारा समर्थित प्रत्याशी महमूद खान अचकजई ने राष्ट्रपति चुनाव को स्थगित करने की मांग की है। उन्होंने आरक्षित सीटों के खाली रहने का हवाला देते हुए अपनी दलील दी है कि राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव का निर्वाचक मंडल अभी अधूरा है, ऐसे में चुनाव को फिलहाल स्थगित करना चाहिए। गौरतलब है कि इमरान खान ने पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के प्रमुख महमूद खान अचकजई को अपना समर्थन देकर चुनावी मैदान में उतारा है। जी हाँ, 75 साल के अचकजई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वरिष्ठ नेता आसिफ अली जरदारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, ऐसे में आपको बता दें कि आसिफ अली जरदारी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। दूसरी बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनेंगे ये। जी हाँ, पाकिस्तान में शनिवार को होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की जीत लगभग आज तय मानी जा रही है। अगर जरदारी चुनाव में जीत हासिल कर लेते हैं तो वो पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति होंगे। पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति मौजूदा डॉक्टर आरिफ अलवी की जगह लेंगे, जिनका 5 साल का कार्यकाल पिछले साल समाप्त हो गया था। नेक्स्ट खबर बता दें, सऊदी अरबिया और रशिया ने तेल को लेकर फिर दिखाई जिद। आखिर क्या होगा असर, बता दें। रशिया, सऊदी अरबिया और ओपेक प्लस के कई अहम सदस्यों ने घोषणा की है कि 2023 में तेल उत्पादन को लेकर जो कटौती की गई थी वो आने वाले महीनों में भी जारी रहने वाली है। तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक प्लस का कहना है कि तेल उत्पादन में कटौती 2023 में किए गए समझौते का हिस्सा है, जिसका मकसद आर्थिक अनिश्चितता के मद्देनजर तेल की कीमतों को बढ़ाना है। तेल उत्पादन में कटौती से पहले इसके कयास लगाए जाने लगे थे, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई। घोषणा के मुताबिक तेल उत्पादन में कटौती 2024 के मध्य तक जारी रहने वाली है। नेक्स्ट खबर बता दें, जापान में पीएम किशिदा से मिले विदेश मंत्री जयशंकर जी। आखिर दोनों के बीच किस मुद्दे पर हुई बात, बता दें। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी शुक्रवार को जापान के दौरे पर रहे। यहाँ उन्होंने अलग अलग सम्मेलनों में हिस्सा लिया। इसके अलावा वे जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मिले। दोनों नेताओं के बीच अहम कूटनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। जयशंकर जी ने एक्स पर एक पोस्ट कर बताया है कि उन्होंने किशिदा को विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत में हुई प्रगति की जानकारी दी। जयशंकर जी ने आगे कहा कि हमने किशिदा को हमारे विशेष कूटनीतिक रिश्तों और वैश्विक साझेदारी पर मार्गदर्शन करने के लिए उनका आभार भी जताया। तो वहीं दोस्तों, लोकसभा चुनाव लड़ने पर विदेश मंत्री जयशंकर जी ने क्या जवाब दिया, आपको बता दें। भारतीय विदेश मंत्री का जापान दौरा के कार्यक्रम के दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर सवाल किया गया। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने दावा किया कि उन्हें 100% विश्वास है कि उनकी सरकार 15 वर्षों या उससे भी ज्यादा समय तक सत्ता में रहने वाली है। साथ ही जयशंकर जी ने अपने लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल का भी जवाब दिया। उनसे सवाल किया गया था कि क्या वो आगामी आम चुनाव में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जिस पर जयशंकर जी ने कहा कि इसका फैसला पार्टी करेगी, क्योंकि ऐसे राजनीतिक फैसले पार्टी नेतृत्व ही करेगा। मैं अभी पिछले साल उच्च सदन के लिए निर्वाचित हुआ हूँ और मेरी संसद सदस्यता सुरक्षित है, लेकिन मेरे चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी ही करेगी और मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। नेक्स्ट खबर बता दें, दुश्मनों की अब खैर नहीं, भारत बनाएगा 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट, खासियतें उड़ा देंगी होश। जी हाँ, अब जल्द ही भारत के पास 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट होगा। फिलहाल भारत के पास सबसे आधुनिक राफेल फाइटर जेट है, जो 4.5 पीढ़ी का विमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस ने स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। ये विमान 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत बनेगा, जिसके लिए 15,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। अगली खबर बता दें, अजरबैजान से बढ़ते तनाव के बीच आर्मेनिया ने भारत से खरीदी घातक तोप, युद्ध क्षेत्र में पलट सकती है बाजी। जी हां, आर्मेनिया ने अपने तोप खाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आर्मेनिया ने हाल ही में भारत से $155 मिलियन के निवेश से 84 एडवांस्ड टॉड आर्टिलरी गन सिस्टम खरीदने के लिए डील किया। आर्मेनिया की ओर से इस फैसले की पुष्टि कर दी गई है और ये सौदा दोनों देशों में रक्षा क्षेत्र में एक उल्लेखनीय विकास का प्रतीक है। जी हाँ, अगली खबर बता दें, हिजबुल्लाह के हमले में भारतीय की गई जान, फिर क्यों इजराइल जाने के लिए लाइन में लगे हैं युवा, बता दें। भारत से इजराइल जाकर काम करने की इच्छा रखने वाले युवाओं की एक बड़ी संख्या है। इजराइल और हमास के बीच चल रही लड़ाई के चलते हाल ही में एक भारतीय की मौत की खबर भी आई है। मिसाइल हमले में अपने एक साथी नागरिक के मारे जाने की खबर के बावजूद भारतीय कामगार इजराइल में नौकरी के लिए कतार लगा रहे हैं। इजराइल ने करीब 90,000 फलस्तीनियों के वर्क परमिट रद्द किए हैं। इसके बाद इजराइल का भारत के साथ मजदूर बुलाने के लिए समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत फलस्तीनियों की जगह इजराइल भारतीय श्रमिकों के लिए भर्ती कर रहा है और इस भर्ती अभियान का दूसरा दौर हाल ही में खत्म हुआ है। इजराइल में जंग और जान के खतरे के बावजूद भारतीय मजदूर इजरायली भर्ती एजेंसियों के माध्यम से नौकरियों के लिए
आवेदन कर रहे हैं क्योंकि उनके सामने रोजगार पाने की चुनौती है। लेकिन दोस्तों क्या ये ठीक है? ये मालूम होते हुए भी कि यहाँ पर जान आपकी जा सकती है, उसके बावजूद भी भारतीय इजराइल जाने को तैयार है। आखिर क्या हो सकती है आपकी वजह से? सबसे बड़ी वजह बताइएगा जरूर। एक और खबर बता दें, बाइडेन की संसद से पुतिन और ट्रंप दोनों को दो टूक कहा, मैं नहीं झुकूंगा। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर जमकर बरसे। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने पुतिन के सामने घुटने टेक दिए हैं। बाइडेन ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए पुतिन और ट्रंप दोनों को जमकर घेरा। उन्होंने ट्रंप का नाम लिए बिना कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ने पुतिन से कहा है कि आपको जो करना है आप करो। मुझे लगता है कि यह बेहद खतरनाक है और अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पुतिन को हरा सकता है अगर हम यूक्रेन के साथ खड़े हो जाएं और उन्हें अपनी रक्षा के लिए हथियार उपलब्ध कराएं। बाइडेन ने रूस से युद्ध में यूक्रेन को अतिरिक्त फंडिंग देने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका यूक्रेन से मुंह मोड़ लेगा तो इससे वो खतरे में पड़ जाएगा। मेरा पुतिन को संदेश है कि हम यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं झुकेंगे, मैं नहीं झुकूंगा। जी हाँ, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, सीमा सचिन के घर पर पसरा सन्नाटा। गुलाम हैदर के वकील के दाव ने उड़ाई नींद, माफी मांग कर लौटेंगी क्या पाकिस्तान? बता दें, पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर और उसका भारतीय पति सचिन मीणा मुसीबत में फंसते दिखाई दे रहा है। सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने सीमा और सचिन पर 3 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। गुलाम हैदर ने भारत में नियुक्त अपने वकील मोमिन मलिक के जरिए ये नोटिस भेजा है। गुलाम हैदर की ओर से सीमा के वकील एपी सिंह को भी 5 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा गया है। गुलाम हैदर की ओर से उसके वकील मोमिन ने सीमा और सचिन से कहा है कि वे 1 महीने के अंदर माफी मांगते हुए ये पैसा उसको दे दो। जी हाँ, मोमिन मलिक ने कहा कि नोटिस सचिन के घर पहुंच गया और अभी तक वो इसको लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सीमा के भारत आने से लेकर सचिन के घर रहने तक सब गैर कानूनी है। मोमिन ने साफ किया है कि अगर 1 महीने के अंदर उनकी मांग नहीं मानी गई, यानी माफी मांगते हुए जुर्माना नहीं दिया गया, तो कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा, जिसका नतीजा बुरा होगा। नतीजा ये होगा कि सीमा को जेल जाना होगा जो पहले से ही जमानत पर है, साथ ही सचिन की भी गिरफ्तारी हो सकती है। जी हाँ, ऐसा वकील ने कहा है। दोस्तों अगली खबर बता दें, कांग्रेस ने जारी की 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। वायनाड से लड़ेंगे राहुल गांधी, राजा नंदा गांव से भूपेश बघेल को मिला टिकट। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और कोषाध्यक्ष अजय माकन ने इस लिस्ट का ऐलान किया। सूची में 39 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। इनमें से 15 सामान्य और 24 दलित, एसटी और अल्पसंख्यक हैं। केसी वेणुगोपाल ने बताया कि वायनाड से राहुल गांधी को दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है। राजा नंदा गांव सीट से छत्तीसगढ़ से पूर्व सीएम भूपेश बघेल को टिकट दिया गया है। बेंगलुरु ग्रामीण से डीके सुरेश को टिकट दिया गया है। केरल के कांग्रेसी नेताओं ने सुझाव दिया था कि राहुल गांधी को वायनाड से ही चुनाव लड़ना चाहिए। इस समय वो वायनाड से सांसद है। दरअसल कुछ दिन से इस बात की चर्चा है कि राहुल गांधी फिर से अमेठी लौट सकते हैं। यूपी कांग्रेस इसकी मांग कर रही है। जी हाँ, तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में चुप्पी पर बीजेपी ने कहा, क्या राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ोगे? क्या डर गया राहुल गांधी? हालांकि उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट को लेकर कांग्रेस ने अभी तक किसी नाम का ऐलान नहीं किया है। अब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी IT सेल के चीफ अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि क्या राहुल गांधी डर गए हैं? मालवीय ने लिखा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, डर गया। दोस्तों अगली खबर बता दें, पहले बताया गया होता तो इंडिया अलायंस में नहीं होते शामिल। जी हाँ, आखिर ऐसा क्यों कहा उमर अब्दुल्ला ने? बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस को एक और तगड़ा झटका लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुक्रवार को कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP के साथ सीट शेयरिंग के समझौते पर सहमत नहीं होगी। मालूम हो कि दोनों दल कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय स्तर पर बने इंडिया अलायंस के गठबंधन का हिस्सा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने PDP पर तंज कसते हुए कहा कि मैंने आपको बताया है, जो पार्टी तीसरे नंबर पर है उसे सीट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। अगर मुझे इंडिया अलायंस में शामिल होने से पहले बताया गया होता कि हमें एक दूसरे के लिए खुद को कमजोर करना होगा तो मैं कभी भी शामिल नहीं होता। जी हाँ, ये बोल हैं दोस्तों उमर अब्दुल्ला के। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि महबूबा मुफ्ती का नेका पर पलटवार, कहा उमर ने PAGD को किया खंडित, सीट बंटवारे पर कांग्रेस से होगी बात। जी हाँ, PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला के गठबंधन न करने के बयान पर पलटवार किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने PAGD को तितर बितर किया है। उमर ने खुद कहा कि वे गठबंधन में नहीं है। PDP प्रमुख ने कहा कि वे इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और सीट बंटवारे पर कांग्रेस से बात की जाएगी। महबूबा मुफ्ती ने अब गेंद को कांग्रेस के पाले में फेंक दिया है। उन्होंने कहा कि वो पार्टी से परामर्श करने के बाद निर्णय लेंगे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नेका के फैसले के बाद आहत है क्योंकि नेका ने PAGD को नुकसान पहुंचाकर वो किया है जो भाजपा नहीं कर सकती थी। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस संबंध में कांग्रेस से बात करेंगे और जल्दी कोई फैसला लेंगी। अगली खबर आपको बताते हैं, ओडिशा में बीजेपी के साथ BJD की नहीं बनी बात, अकेले लड़ेंगे चुनाव। जी हाँ, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटा हुआ है। ऐसे में गुरुवार देर रात आंध्रा की TDP पार्टी के साथ भाजपा की बैठक देर रात चली। इस बीच खबर है कि ओडिशा में भाजपा के साथ CM नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल के एक साथ आने की चर्चा है। वहीं अब ओडिशा भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि BJD के साथ गठबंधन पर केंद्रीय नेताओं से कोई बातचीत नहीं हुआ है।
जी हाँ, अगली खबर आपको बता दें, दिल्ली के इंद्रलोक में बवाल के बाद बड़ी एक्शन। सड़क पर नमाज पढ़ रहे लोगों को लात मारने वाला पुलिसकर्मी हुआ सस्पेंड। जी हाँ, दिल्ली के इंद्रलोक से एक वीडियो वायरल हुआ जहां सड़क पर जुमे की नमाज चल रही थी। इस बीच एक पुलिसकर्मी अभद्रता करता दिखाई दिया। पुलिसकर्मी नमाज पढ़ रहे युवकों को लात मारता हुआ दिखाई दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिसकर्मी की इस हरकत के बाद मौके पर मौजूद कुछ लोग भड़क गए और हंगामा शुरू हो गया। कुछ लोग वीडियो बनाते रहे, मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिसकर्मी को घेर लिया। अब ऐसे में दोस्तों खबर ये आ रही है कि इस पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों हम इस खबर पर आपकी राय चाहते हैं, आपका इस पर क्या कहना है दोस्तों? पहली बात तो जिस प्रकार से सड़क पर नमाज पढ़ा जा रहा है और दूसरी बात पुलिसकर्मी ने जो लात मारी है, दोनों चीजों को माइंड में रखकर दोस्तों आप इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि पुलिसकर्मी को क्या नहीं करना चाहिए था और सड़क पर जो नमाज पढ़ा जा रहा है क्या वो सही है या गलत है, क्या ऐसा होना चाहिए? आपकी इस पर जो भी राय हो दोस्तों अवश्य लिखकर कमेंट में बताइएगा। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां किशनगंज के अलावा बिहार की इन सीटों पर भी ओवैसी की नजर। किसका खेल बिगाड़ेंगे एआईएमआईएम चीफ? मिथिलांचल तक पहुंचा रहे हैं अपनी पहुंच। जी हां, आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार के सीमांचल और मिथिलांचल में असदुद्दीन ओवैसी फिर से हाथ आजमाएंगे। उनकी पार्टी एआईएमआईएम की नजर राज्य की 6 सीटों पर है। उसके अलावा वो 4 अन्य सीटों पर अपने लिए संभावनाओं की तलाश में है। यही नहीं, पार्टी ने अपने उम्मीदवारी का ऐलान भी कर दिया है। किशनगंज लोकसभा सीट से अमौर के विधायक तथा एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां राजा भैया के करीबी यशवंत सिंह अपर्णा यादव को बीजेपी भेज सकती है विधान परिषद। 21 मार्च को होगी वोटिंग। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक दल उम्मीदवारों के चयन पर मंथन कर रहे हैं। उससे पहले विधान परिषद चुनाव को लेकर गुणा गणित शुरू हो गया है। इस चुनाव में संख्या बल के आधार पर सत्ताधारी दल बीजेपी 13 में से 10 सीटें आसानी से जीत सकती है, जबकि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी 3 सीट ही जीत पाने में सक्षम होगी। सूत्रों की माने तो बीजेपी अपने कई मौजूदा एमएलसी के टिकट काटने जा रही है। चर्चा ये भी है कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बहू और बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव समेत कई नेताओं को बीजेपी अपना उम्मीदवार बना सकती है। इसी क्रम में कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के करीबी नेता यशवंत को भी बीजेपी विधान परिषद भेज सकती है। जी हाँ, साथ ही साथ आपको अंतिम खबर बता दें, एल्विश यादव पर हुआ एफआईआर दर्ज। यूट्यूबर से मारपीट का वीडियो हुआ था वायरल। जी हाँ, मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विजेता एल्विश यादव पर एफआईआर दर्ज हुई है। ये कार्रवाई एल्विश के उस वायरल वीडियो पर हुई जिसमें वो सागर ठाकुर यानी मैक्स टर्न नाम के यूट्यूबर को मारते हुए नजर आ रहे हैं। एल्विश यादव के खिलाफ गुरुग्राम के सेक्टर 53 थाने में आईपीसी की धारा 147, 149, 323, 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ऐसे में ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।